लेकिन ये जिस तरह की हरकत कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी या इनकी सरकार, वो हम बताता है कि भारत में दरअसल एक सल्तनत है और वो सुल्तान की इच्छा से चल रही है। सुल्तान और कोई नहीं, नरेंद्र मोदी है। कि क्या सुल्तान तमाम मोहरों की डोर अपने हाथ में रखना चाहता है और सबसे वफादार मोहरा ईडी बन गया है? कि 95% से ज्यादा ईडी की जो कार्रवाइयां हैं वो सिर्फ विपक्ष के नेताओं के साथ होती है। अरविंद केजरीवाल ने सर इसमें क्लियर भी किया कि उनका आरोप लग रहा है कि 100 करोड़ रुपया जो है वो लिया गया पूरे शराब घोटाले में। पूछ रहे हैं कि भाई वो 100 करोड़ कहां हैं? हाँ। उन 100 करोड़ों का तो कोई ट्रेस नहीं है, लेकिन इस बात का तो ट्रेस है कि जिसको आपने अप्रूवर बनाया है उसने आपको इलेक्टोरल बॉन्ड दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी 2024 को लेकर जो 400 पार का नारा दे रही है, ये हरकतें बताती है कि दरअसल वो अंदर से हिली हुई है। तमाम मोहरों की डोर अपने हाथ में रखेगा सुल्तान। और पॉलिटिकल गैलरीज में जो चर्चा है, जो मोहरा सबसे ज्यादा वफादार साबित हो रहा है सुल्तान के लिए, वो मोहरा है ईडी। ईडी की कार्यवाहियां जब आप देखेंगे और विपक्ष जो आरोप लगाता है, जब उसके सत्य को आप एनालाइज करेंगे तो आप पाएंगे कि सचमुच ईडी सुल्तान का सबसे वफादार और सबसे प्रोडक्टिव मोहरा बनकर उभरा है। ये बात हम कह क्यों रहे हैं और किस मामले से जुड़ी बातचीत हम कर रहे हैं? मामला है शराब घोटाले से जुड़ा हुआ। शराब घोटाले जिसके कारण आम आदमी पार्टी और पूरी दिल्ली सरकार लगभग हिली हुई है, अपसेट है। मनीष सिसोदिया जेल में थे, संजय सिंह जेल में गए और उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भी जेल में डाल दिए गए शराब घोटाले के कारण। एक कंसेंसस का निर्माण हुआ पूरे देश में, एक कोशिश की गई मीडिया के द्वारा भी कि आम आदमी पार्टी एक भ्रष्टाचारी पार्टी है और अरविंद केजरीवाल जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़के राजनीति में स्थापित हुए, वो अरविंद केजरीवाल एक भ्रष्टाचारी राजनेता है। इस कंसेंसस के निर्माण की कोशिश हुई, लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट में जब अरविंद केजरीवाल आए और उन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट खुद पेश किए, तो उन्होंने इस पूरा जो षड्यंत्र चल रहा था, जिसे वो षड्यंत्र कह रहे हैं, इसको पोल खोल जिसे हम कह सकते हैं, वो पोल खोल कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ईडी की जो कार्यवाही है उसके केवल 2 ऑब्जेक्टिव थे। पहला ऑब्जेक्टिव आम आदमी पार्टी के खिलाफ भ्रष्टाचारी का एक लेबल तैयार कर देना कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारी पार्टी है, और दूसरा ऑब्जेक्टिव ईडी की कार्यवाही का था भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिलवा पाना। जब हम तथ्यों की बातचीत करते हैं, एनालाइज करते हैं, या जैसा कि अमित शाह कहते हैं क्रोनोलॉजी को देखना चाहिए, समझना चाहिए, तो जब हम क्रोनोलॉजी को देखते हैं तो अरविंद केजरीवाल के इन दोनों आरोपों में दम दिखता है। अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में कहा कि भाई सीबीआई जो है उसने 31,000 पेज फाइल किए हैं और 294 विटनेस को एग्जामिन किया। वहीं ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है उसने 162 विटनेस को एग्जामिन किया और 25,000 पेज फाइल किए हैं शराब घोटाले से रिलेटेड। अब इतना सारा एग्जामिनेशन और इतने सारे पेजेस को फाइल करने के बाद 4 स्टेटमेंट्स ऐसे हैं जिसमें सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल का नाम आया है। वो 4 स्टेटमेंट्स हैं किसके? पहला है सी अरविंद का। सी अरविंद मनीष सिसोदिया के सेक्रेटरी थे। मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल सरकार में मंत्री थे। मंत्री जब चीफ मिनिस्टर से मिलने जाता है तो अपने सेक्रेटरीज के साथ जाता है, बड़ी आम सी चीज है, कोई इसमें बहुत बड़ा रहस्य नहीं है। सी अरविंद ने यह कहा था कि एक्साइज के कुछ डॉक्यूमेंट्स मनीष सिसोदिया ने अपने सेक्रेटरी को दिए अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में। अरविंद केजरीवाल पूछते हैं कि भाई इसमें गिरफ्तार करने जैसा कोई कुछ क्या सत्य निकल गया, क्या आधार मिल गया? दूसरा जो विटनेस है या दूसरा जिसका स्टेटमेंट में अरविंद केजरीवाल का नाम आया है वो है एमएस रेड्डी और उनके बेटे हैं राघव मंगुटा और शरत रेड्डी। ये 3 लोग हैं जिनके स्टेटमेंट्स में अरविंद केजरीवाल का नाम आया है। अब आप क्रोनोलॉजी पर ध्यान दीजिए। शरत रेड्डी की बात सबसे पहले हम करते हैं। औरोबिंदो फार्मा के डायरेक्टर हैं शरत रेड्डी। नवंबर 2022 में ये साहब मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किए गए। उसी नवंबर 2022 में शरत रेड्डी ने 5 करोड़ रुपयों का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा। इसके बाद नवंबर 2023 में उन्होंने 25 करोड़ रुपयों का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा। अप्रैल 2021 से लेकर नवंबर 2023 तक एसबीआई के डाटा के अनुसार शरद रेड्डी ने 52 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे, जिसमें 66% हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के पास गया। अरविंद केजरीवाल यह आरोप लगाते हैं कि सीधे तौर पर 55 करोड़ रुपए शरद रेड्डी ने बीजेपी को चंदा दिया है और इसके साक्ष्य उनके पास हैं, ऐसा वो कहते हैं। मनी ट्रेल जिसकी बातचीत हो रही है वो स्टैब्लिश हो गई है कि पैसा गया किसके पास है। जो एमएस रेड्डी हैं और राघव मंगटा हैं उनके बारे में भी बातचीत कर ली जाए। 2022 में सबसे पहले एमएस रेड्डी का नाम आया, उसके बाद उनके
तमाम ऑफिसेस दिल्ली में और अलग जगहों पर जो ऑफिसेस हैं उसमें ईडी ने रेड किया। इसके बाद फरवरी 2023 में एमएस रेड्डी के बेटे राघव मंगुटा को गिरफ्तार कर लिया गया। जब राघव मंगुटा गिरफ्तार हुए 5-6 महीने, उसके बाद एमएस रेड्डी भी टूटे और राघव मंगुटा भी टूटे। इन दोनों लोगों के स्टेटमेंट्स, इससे पहले के जो स्टेटमेंट्स थे उसमें अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कुछ नहीं था, लेकिन बाद में एक एक स्टेटमेंट इन्होंने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिया। शरद रेड्डी ने जो 10 स्टेटमेंट्स दिए उसमें से भी 9 स्टेटमेंट्स में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कुछ भी नहीं था, 10वें स्टेटमेंट में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कुछ था। सवाल यह उठता है कि भाई तमाम स्टेटमेंट्स को आप इग्नोर कर देते हैं, 31,000 और 25,000 जो पेजेस फाइल किए गए हैं उसको आप इग्नोर कर देते हैं, अरविंद केजरीवाल के बारे में जो और स्टेटमेंट्स हैं उनको इग्नोर करते हैं, लेकिन जिस स्टेटमेंट में आपको अरविंद केजरीवाल की खामी दिख रही है केवल उस स्टेटमेंट को पकड़ते हैं, लेकिन उस स्टेटमेंट तक पहुंचने का जो पूरा रास्ता है, पूरा जरिया है, वो संदेहास्पद है। डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। बातचीत इसी मामले पर कि क्या सुल्तान तमाम मोहरों की डोर अपने हाथ में रखना चाहता है और सबसे वफादार मोहरा ईडी बन गया है? अगर हां सर, तो ईडी की जो ये कार्रवाई है ये केवल एक नेता या एक पार्टी के खिलाफ तो कार्रवाई नहीं मानी जानी चाहिए, ये कार्रवाई पूरे लोकतंत्र के खिलाफ मानी जानी चाहिए। तो इस कार्रवाई का कितना नुकसान और कितना फायदा, पूरा इक्वेशन शिफ्ट की अगर हम बात करें तो कैसे आप देखते हैं? नीरज, आपने बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया, सुल्तान। और लोकतंत्र में सुल्तान का कोई तसव्वुर नहीं है, लेकिन ये जिस तरह की हरकत कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी या इनकी सरकार, वो हम बताता है कि भारत में दरअसल एक सल्तनत है, वो सल्तनत चल रही है और वो सुल्तान की इच्छा से चल रही है। सुल्तान और कोई नहीं, नरेंद्र मोदी है। एक पूरा पैटर्न हमें दिख रहा है। 2024 के इलेक्शन के पहले जो कुछ भी इस देश में हो रहा है वो बताता है कि इस देश में लोकतंत्र अब सिर्फ एक ख्याली पुलाव है। और ये सिर्फ हम लोग कह रहे हो ऐसा नहीं है। आप देखें कि जो लोग दुनिया भर में लोकतंत्र की स्थिति पर नजर रखते हैं, जो डेमोक्रेसी का इंडेक्स बनाते हैं, उन्होंने भी मान लिया है कि भारत को अब वो कोई लोकतांत्रिक देशों की सूची में नहीं रखते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ एक आंशिक लोकतंत्र है जहां चुनाव होता है, लेकिन जो सारी संस्थाएं जिनकी वजह से, जिनके जरिए लोकतंत्र मजबूत होता है, जिसमें एक आम आदमी या एक नागरिक जो है उसके सारे अधिकार सुरक्षित रहते हैं, वैसा भारत में लोकतंत्र नहीं है। यहां पर चाहे वो संघीय ढांचे का प्रश्न हो जो बहुत जरूरी था, उस पर पूरी तरह से एक तरह से आर्थिक रूप से पंगु बनाया गया राज्यों को जीएसटी के जरिए, और जो तमाम राजनीतिक दल हैं उनको किसी भी तरह, जो खास तौर पर जो ईडी को नई शक्ति जिस कानून के जरिए दी गई है कि उसको किसी सबूत की जरूरत नहीं है। अगर उसको लगता है कि नीरज ने गड़बड़ी की है तो वो उठा के जेल में डाल सकते हैं। तो इस तरह का कानून इस देश में बनाया गया। मोदी जी ने उस कानून का ये इस्तेमाल किया कि 95% से ज्यादा ईडी की जो कार्रवाइयां हैं वो सिर्फ विपक्ष के नेताओं के साथ होती है। और इसमें तो जो नजर आ रहा है साफ साफ, और जो भारतीय जनता पार्टी को मेरे ख्याल से थोड़ा राजनीतिक रूप से नुकसान हो सकता है, इसको लेकर उन्हें चिंता करनी चाहिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने भी एक तरह से तुर्की बतुर्की जवाब दिया है। और राउज एवेन्यू कोर्ट में उन्होंने कहा कि मैं ईडी के इस रिमांड मांगने को मैं चुनौती ही नहीं दे रहा हूं। उन्होंने कहा कि पहले लेकिन ये देख लीजिए, जैसा आपने बताया, विस्तार से बताया कि भाई लगातार सामान्य वो बयान देते रहे, 8 बार 9 बार वो नहीं छोड़े गए, जैसे ही केजरीवाल का नाम लिया वो सब बरी हो गए। और या फिर उन्होंने अप्रूवर बनकर इतना पैसा 55 करोड़ रुपए में से अगर 66% बीजेपी को गया तो तकरीब 52 करोड़, तो कम से कम 34-35 करोड़। यानी अगर भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगा रही है कि अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाला किया, पैसा लिया, तो जिन पर आरोप है उनका पैसा अब आराम से ले रही है। ये क्या है? अरविंद केजरीवाल ने सर इसमें क्लियर भी किया कि उनका आरोप लग रहा है कि 100 करोड़ रुपया जो है वो लिया गया पूरे शराब घोटाले में। पूछ रहे हैं कि भाई वो 100 करोड़ कहां हैं? हाँ। उन 100 करोड़ों का तो कोई ट्रेस नहीं है, लेकिन इस बात का तो ट्रेस है कि जिसको आपने अप्रूवर बनाया है उसने आपको इलेक्टोरल बॉन्ड दिए हैं। ये फैक्ट है। और दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल ने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि अगर आप इस तरह के अप्रूवर बन जाने से, किसी के कह देने से चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार करते हैं, तो फिर मैं भी कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को मैंने भी पैसे दिए हैं तो कर लीजिए गिरफ्तार। तो ये एक बड़ा सवाल है और हमें सोचना चाहिए कि मसला सिर्फ भारत तक ये सीमित नहीं है। चाहे वो कांग्रेस के खातों को फ्रीज करने का मसला हो,
या केजरीवाल की गिरफ्तारी का मसला हो, जर्मनी और अमेरिका दोनों नाटो के सदस्य हैं, इन्होंने आपत्ति जाहिर की, भारत सरकार ने आपत्ति को खारिज की, उसके बाद भी आपत्ति जाहिर की, और आज तो यूनाइटेड नेशन ने भी ये सवाल उठा दिया। यूनाइटेड नेशन के जो महासचिव हैं, उनके जो सेक्रेटरी हैं, उनकी ओर से पूरा बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा कि हम नजर रखे हुए हैं। तो भारत में विपक्ष के साथ जो सरकार या सुल्तान जो कुछ कर रहे हैं उस पर पूरी दुनिया की नजर है, क्योंकि भारत का बार बार का दावा है कि हम लोकतंत्र की जननी है, लेकिन यहां पर जो लोकतंत्र के साथ हो रहा है वो एक बहुत ही अजीब स्थिति है कि आप चुनाव के जस्ट पहले इनकम टैक्स विभाग सैकड़ों करोड़ रुपया मुख्य विपक्षी दल के खाते से निकाल लेता है और उसको सीज कर देता है। आज 1700 करोड़ रुपए की और नोटिस कांग्रेस को आईटी दी। अब ये कैसे हो सकता है? आईटी का कोई मामला है तो उसमें जो कानून है उसमें ज्यादा से ज्यादा आर्थिक दंड कोई होता है तो 10,000 15,000 का होता है। आप इस तरह से इतने पैसे कैसे ले सकते हैं? और फिर क्या यही पैमाना भारतीय जनता पार्टी के साथ भी है? वहां भी है। क्या आपको ऐसा पैटर्न नहीं दिखता कि भाई जिसको गिरफ्तार किया जाना है उसको किया जा सकता है किसी भी तरीके से, अब गिरफ्तार रख लीजिए, बाद में वो बाइज्जत बरी हो जाएंगे। कई केसेस में हमने देखा, पूरा जो यूपीए की सरकार गई थी। अरे बड़ा अच्छा आपने उदाहरण दिया, आज ही प्रफुल्ल पटेल, जिन पर भारतीय जनता पार्टी क्या क्या आरोप लगाती थी, 840 करोड़ रुपए का घोटाला, जब वो मनमोहन सरकार में उड्डयन मंत्री थे, पता चला सीबीआई ने उन्हें क्लीन चिट देते हुए पूरा केस ही बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि वो अजित पवार के साथ, एनसीपी के अजित पवार धड़े के साथ चले गए भारतीय जनता पार्टी के साथ, और अब उनसे चुनाव लड़ रहे हैं, टिकट उनको मिल गया और उनका पूरा केस बंद। अजित पवार पे खुद प्रधानमंत्री ने 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया, वो उप मुख्यमंत्री हो गए। अशोक जो चौहान जो मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, उनका आदर्श घोटाले पे नाम लेते हुए बाकायदा संसद में अमित शाह ने, प्रधानमंत्री ने क्या क्या बोला, और वो पता चला राज्यसभा सदस्य भारतीय जनता पार्टी के। तो ये क्या तरीका, ये कैसा मतलब भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को प्रधानमंत्री मोदी ने एक मजाक में तब्दील कर दिया है, जबकि भ्रष्टाचार एक इशू है, होना चाहिए किसी भी समाज में। मुझे तो ऐसा लगता है कि सर कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई है वो एक इशू रह ही ना जाए, उसकी कोई रेलिवेंसी रह ही ना जाए, शायद इसीलिए इस तरह की कार्रवाइयां हो रही हैं। और इस तरह की कार्रवाइयां अगर होती रहेंगी तो आम लोग इतने सहूलत पसंद हैं या उनकी मेमोरी इतनी कमजोर है कि वो मान जाएंगे कुछ है नहीं, भ्रष्टाचार वाला मामला जो है वो ऐसे ही चलता रहता है। मैं एक चीज बड़ी मेजर मुझे लगी राउज एवेन्यू कोर्ट में जो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ईडी की जो कार्रवाई है इसके दो ऑब्जेक्टिव थे। पहला ऑब्जेक्टिव उन्होंने कहा पूरे देश में एक कंसेंसस का निर्माण, लोगों के बीच ये धारणा पुश करना कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारी है। मीडिया ने जिस तरीके से खबरें चलाई और अब चाहे नुक्कड़ वगैरह पे जो चर्चाएं होती है उसमें सुनेंगे यार ये लोग भी भ्रष्टाचारी निकले, तो एक तरफ आपने कहीं बॉटम ऑफ द हर्ट ये चीज पुश कर दिया कि आम आदमी पार्टी, क्योंकि इस पार्टी का नाम लेते ही एक बार ये जहन में आता था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई लड़कर ये पार्टी राजनीति में स्थापित हुई है। गोयबल्स की एक थ्योरी थी सर कि एक ही झूठ को आप बार बार बोलते रहिए तो वो झूठ सच हो जाता है। और तमाम जो हम कार्यशैली देख रहे हैं उसमें बड़े बड़े तानाशाहों के लक्षण तो दिखते हैं। गोयबल्स की ये थ्योरी भी बड़ी ठीक लगती है, बड़ी सटीक लगती है कि जिस आदमी का जो पावर है, जिस आदमी का जो स्ट्रॉन्ग जोन है, आप उस स्ट्रॉन्ग जोन की हत्या कर दीजिए, उस स्ट्रॉन्ग जोन को आप कमजोर कर दीजिए, आप ये साबित कर दीजिए कि जिस कारण से वो आदमी मजबूत हुआ या वो पार्टी मजबूत हुई, जिस कारण से आम लोगों का प्यार उस पार्टी को मिला, दरअसल वो जो प्यार था वो झूठा था, उसके आधार झूठे थे। ये जो कंसेंसस का निर्माण की भूमिका निभाती है वो निभाते हैं मीडिया चैनल्स, मीडिया हाउसेस। अब मीडिया हाउसेस को आप ओवरनाइट तो बदल सकते नहीं हैं, ऐसी स्थिति में तो ये सारा गेम चलता ही रहेगा। नहीं, बिल्कुल ये एक राजनीतिक लड़ाई है जिसमें मीडिया ने अनफॉर्चुनेटली वो सरकार का पक्ष ले लिया है, सरकार के पक्ष में खड़े होकर वो विपक्ष पे हमला कर रही है। और उसकी वजह है कि इस देश में मीडिया के ओनर्स जो कॉर्पोरेट हैं वो पूरी तरह से नरेंद्र मोदी सरकार के साथ अपने हितों को लेकर नत्थी हैं। तो उनका जो मीडिया है वो रात दिन यही काम कर रहा है, और मीडिया कोई हम आप कोई छोटा पत्रकार तो चला नहीं सकता, ये इतना बड़ा बिजनेस, इतना पैसा इसमें लगता है कि जाहिर है कॉर्पोरेट हाउसेस के पास सारा कुछ है। और जो एक वैकल्पिक मीडिया के रूप में फेसबुक और यूट्यूब वगैरह के जरिए जो कोशिशें हो रही थी उस पर भी सरकार ने लगाम लगाने की कोशिश की है। अभी कोशिश कर रहे हैं, वो कानून बना रहे हैं। हालांकि इधर उन्हें थोड़ा झटका सरकार को लगा है कि पीआईबी नहीं तय कर सकता है कि कौन सी खबर जानी चाहिए कौन सी नहीं, लेकिन सरकार की पूरी कोशिश ये है कि सूचनाओं का पूरा प्रवाह ही
जो वैकल्पिक सूचनाएं हैं, जो वो सूचनाएं हैं जो सरकार नहीं चाहती, वो कहीं से भी जनता के बीच ना आए। ऐसे में जो विपक्ष है, विपक्ष के ऊपर ये बड़ी जिम्मेदारी आ गई है कि वो जनता के बीच जाए, उनके बीच ये बातें रखे। क्योंकि देखिए, इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने क्या किया कि कोर्ट में खुद दलीलें दी। वो सारी दलील तो उनके वकील भी दे सकते थे और शायद दिया भी उन्होंने, लेकिन कल जो उन्होंने बोला वो ये सीधे सीधे वो जनता को संबोधित कर रहे थे कि मेरे साथ देखो अन्याय हो रहा है, मेरे साथ अत्याचार हो रहा है। और कहीं ना कहीं उनके इस रवैये से ये बात जनता के बीच, जो आप बात कर रहे हैं चौराहे पर, उन चौराहों पर यह भी चर्चा हो रही है कि भाई केजरीवाल भ्रष्ट होंगे तो ये आप उन शराब घोटाले करने वालों से आप पैसा क्यों ले रहे हैं? और आप पैसा तो ऐसे है नहीं कि आपने ऐसे ले लिया, बाकायदा वो पैसा सबके सामने है, आपने लिया है, इसको तो कोई इनकार नहीं कर सकता। तो क्रोनोलॉजी दोनों जा रही है और आम आदमी पार्टी या विपक्ष के लोग इसको मजबूती से उठा रहे हैं। 31 तारीख को यहाँ दिल्ली की रामलीला मैदान में रैली भी है। मेरा ख्याल है कि ये भी जनता के बीच जा रहा है। और देखिए, जब कहते हैं ना कि जब जुल्म जब हद से गुजर जाता है तो फिर क्या है दवा कि हो जाता है। हाँ, बिल्कुल, दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। तो कई बार किसी भी देश के इतिहास में इस तरह के मौके आते हैं कि जब पानी सर के ऊपर चढ़ जाता है तो फिर जनता भी थोड़ा सा कुछ अंगड़ाई लेती है। और मुझे वो अंगड़ाई लेती दिख रही है, क्योंकि इस मुद्दे पर पहली बार मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा खेल खेला है जो उस पर भारी पड़ सकता है। क्योंकि उसका जो एक बड़ा मध्यवर्ग का, शहरी मध्यवर्ग जो आधार था, उसके बीच ये बात जा रही है कि आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड से आपने पैसा क्यों लिया उस आदमी से जिसको आप कह रहे हैं कि शराब घोटाला किया। ठीक बात है। इसमें मैं एक चीज और ऐड कर देना चाहूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि कई दफा हमने बॉलीवुड फिल्म्स में ये देखा है कि जो विलन होता है वो सोते हुए हीरो को गलती से टक्कर मार देता है, उसको जगा देता है, और जब उसको जगा देता है तो विलन का सत्यानाश हो जाता है, क्योंकि वो तो हीरो है, हीरो जागेगा। भारतीय जनता पार्टी लगातार कई तरह के राजनीतिक प्रयास, कई तरह के राजनीतिक चाल चलती रही है। ज्यादातर चुनावी चालों में उसको कामयाबी मिली है, लेकिन शायद अरविंद केजरीवाल के रूप में उसने एक ऐसे व्यक्ति को टारगेट किया है जो व्यक्ति कम्युनिकेशन में माहिर है। राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल का जो बयान है, वो बयान तो है ही, जो फैक्ट बेस्ड बयान दिखता है, जब आप उसको एनालाइज करेंगे तो उसमें आपको कुछ गलत नहीं दिखेगा, क्योंकि सारा कुछ फैक्चुअली प्रूवन चीजें हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, वो डाटा एसबीआई ने चुनाव आयोग को दिया है। इसमें ना आप कोई फेरबदल कर सकते हैं, ना कोई और कोई फेरबदल कर सकता है। अरविंद केजरीवाल उस पिच पर या उस वोटर ग्रुप को एड्रेस करते हैं, टारगेट करते हैं, जो वोटर ग्रुप बीजेपी को अपना मानती है, जिस वोटर ग्रुप को बीजेपी अपना मानती है। सो अरविंद केजरीवाल उस तरह के कम्युनिकेटर हैं और उस तरह की राजनीति करते हैं जहां बीजेपी को थोड़ी बहुत इनसिक्योरिटी हो सकती है। और चाहे वो 2014 का चुनाव हो या फिर उसके बाद 2015 में मेरे हिसाब से दूसरा चुनाव हो गया था, उसके बाद 2020 के विधानसभा चुनाव हो, जो ग्राफ अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी का बढ़ा है वो दिखाता है कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, सही गलत का एक अलग डिबेट हो सकता है, लेकिन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जिन चालों से भारतीय जनता पार्टी खेलती है, उन चालों में अरविंद केजरीवाल भी सिद्धस्त नजर आते हैं। कम्युनिकेटर हैं अच्छे और अपना मैसेज अच्छे तरीके से प्रतिपादित कर सकते हैं। तो जो एक ऑब्जेक्टिव था भारतीय जनता पार्टी का, जिसका आरोप अरविंद केजरीवाल लगा भी रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक भूमिका और राय निर्माण कर दिया जाए कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारी पार्टी है, इसकी कोशिश तो की गई, लेकिन अरविंद केजरीवाल के कम्युनिकेशन के कारण शायद ये कोशिश सफल नहीं हो पाएगी। एक चीज मैं यहां पे कहना चाहूंगा जो हमें ध्यान देना चाहिए कि शायद ये भारतीय जनता पार्टी 2024 को लेकर जो 400 पार का नारा दे रही है, ये हरकतें बताती है कि दरअसल वो अंदर से हिली हुई है। और एक बात बहुत स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल को जेल भेजना, इसके पहले हेमंत सोरेन को जेल भेजना या कांग्रेस के खातों को फ्रीज करना, इन सारी हरकतों की वजह से जो इंडिया गठबंधन है वो यूनाइट होने के लिए भी अभिशप्त है। उसे भी अब करो या मरो की शैली में ही लड़ना होगा। और ये शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक संकेत है भारतीय जनता पार्टी को कि जो वो लड़ाई मीडिया के जरिए प्रचारित करा रही है या जो सर्वेस के जरिए प्रचारित करा रही है, हकीकत में स्थितियां वैसी नहीं है। ठीक बात। और एक डर है और इसीलिए विपक्ष को वो हर तरीके से कमजोर करना चाहती है, परसेप्शन के लिहाज से भी
और आर्थिक स्रोतों के लिहाज से भी। अदरवाइज कांग्रेस के खातों को सीज करना, उसका पैसा निकाल लेना बिना उसकी अनुमति के, ये अपने आप में अभूतपूर्व है। और इसीलिए लगता है कि भारत का लोकतंत्र इस समय गहरे संकट में है। और शायद जैसे अगर आप देखें तो निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री रही हैं, उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है। अब सोचिए कि मतलब वित्त मंत्री के पास, जो इतने साल वित्त मंत्री रही हैं, अच्छी खासी तनख्वाह रही होगी और भी उनके पास एसेट रहे होंगे, उनकी पार्टी के पास 6,000 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड से आए हैं, वो कहती कि हम चुनाव नहीं लड़ सकते, हमारे पास पैसा नहीं है। जबकि कांग्रेस के जमाने में एक चुटकुला भी चल रहा है कि चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता था चुनाव लड़कर। तो वो चुनाव नहीं लड़ रही हैं। और उनके हस्बैंड ने क्या कहा, जो परकला प्रभाकर जी हैं, उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड दरअसल भारत का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। और अब यह लड़ाई कांग्रेस गठबंधन या भाजपा गठबंधन की नहीं है, बल्कि भाजपा और इस देश की जनता की है। इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर इतना बड़ा घोटाला हुआ है कि उनका यह मानना है कि अब यह लड़ाई जनता वर्सेस बीजेपी हो गई है। और यह शायद जो ये सब हो रहा है, ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 को लेकर लाख दावे करे, लेकिन वो अंदर से घबराई हुई है। और इसीलिए ये सारा कुछ हो रहा है। तो आप विपक्ष पर कितने भी आरोप लगा लें, भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल को ईडी चाहे अपने गिरफ्त में ले ले, अपनी हिरासत में ले ले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जवाब देना होगा कि शराब घोटाले में जिस व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट था, उस व्यक्ति से इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू चंदा क्यों लिया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और ईडी को इस बात का जवाब देना होगा कि 31,000 पेज फाइल करने के बाद सीबीआई के 162 पेजेस, 25,000 पेज फाइल करने के बाद ईडी के 162 विटनेस को एग्जामिन करने के बाद ईडी के द्वारा और 294 विटनेस को एग्जामिन करने के बाद सीबीआई के द्वारा 4 स्टेटमेंट में अरविंद केजरीवाल का नाम आता है। इन चारों स्टेटमेंट में कई बार अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कुछ भी नहीं मिलता है। फिर क्रोनोलॉजी हम ये देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को चंदा भी मिल रहा है। राघव मंगूटा, जिन्होंने एक स्टेटमेंट दिया अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, वो गिरफ्तार होते हैं। कई स्टेटमेंट्स में नाम नहीं होता है। उनके फादर एमएस रेड्डी जो हैं, वो भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन उससे पहले अरविंद केजरीवाल के खिलाफ स्टेटमेंट नहीं देते। तो आप तमाम प्रयास कर लेते हैं एक स्टेटमेंट निकलवाने के कारण, और 4 स्टेटमेंट्स के आधार पर एक सिटिंग सीएम को आप गिरफ्तार कर लेते हैं। ये जो सच्चाई है, ये जो फैक्ट है, ये पूरा देश देख रहा है, लोग समझ रहे हैं, सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा है। तो जवाब आपको देने होंगे। तो दरअसल आप एक ऐसा गेम खेल रहे थे जिस गेम में आप केवल सवाल पूछ रहे थे, आरोप लगा रहे थे, जवाब आपसे कोई मांग नहीं रहा था। मीडिया जवाब मांग सकती है, सवाल पूछ सकती है, आपने उसको लगभग पंगु बना दिया। जो कुछ लोग बचे हैं उनके साथ आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नहीं रहे हैं। जिन लोगों को आपने पंगु बना दिया उनके साथ भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि सच्चाई सामने आ चुकी है, लोग फैक्ट्स देख पा रहे हैं, तो लोग आपसे सवाल पूछेंगे। और इस कारण मैं डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव के इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि अब यह लड़ाई जो है वो भारतीय जनता पार्टी बनाम पीपल ऑफ इंडिया का शक्ल ले सकती है। और हमें यह देखा है अतीत में बिल्कुल कि जब जब एक शक्तिशाली सरकार रहती है सत्ता के केंद्र में, तो लड़ाई कोई राजनीतिक दल नहीं बल्कि लोग ही लड़ते हैं। तो देखना होगा लोकसभा चुनाव में इस लड़ाई की दिशा क्या रहती है। लिकर स्कैम पर जो बिल्कुल अपडेट्स रहेंगे और लोकसभा चुनावों के जो अपडेट्स रहेंगे वो आपको इस चैनल के थ्रू मिलता रहेगा। आपसे गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपकी कोई राय हो, कोई सलाह हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखें। बहुत बहुत शुक्रिया।